हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम लोग जेई एडवांस लेवल का सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या एडवांस लेवल का है, बेसिकली हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने से लेकर के आया हूं जेई एडवांस के, और कुछ क्वेश्चंस जो है हम प्रीवियस ईयर के जो रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही हम लोग इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और उनके पीछे के लॉजिक्स और कुछ ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। भीष्म बैच जेई एडवांस सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉलिजन और वेरिएबल मास सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए यार, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, देखिएगा। एक बॉल है जिसका, अच्छा पहले सॉल्व करो खुद से। ठीक है, वीडियो से मतलब हर एक सवाल से पहले आप खुद से टाइम लें, सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद जब अगर नहीं बनता है या आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए उसके बाद वीडियो को प्ले करें और आंसर को चेक करें। ठीक है, चले यार। तो पहला सवाल यह है, बॉल ऑफ मास m फॉल्स वर्टिकली, एक m मास की बॉल है, फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम हाइट h एंड कोलाइड्स विथ अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v ऑन अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड मास इज 0.2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5। ठीक है, द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन इज। सवाल काफी अच्छा है, देखिएगा सवाल में क्या बोलना चाह रहा है। एक m मास की बॉल है, h हाइट से मैंने गिराई है और ये एक ब्लॉक से टकरा रही है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो लेटस से हमारे पास एक बॉल है ये। ठीक है, बॉल का मास क्या बोल रखा है, m मास है। ये बॉल ग्राउंड पर पहुंचने से पहले, जब ये बॉल ग्राउंड पर पहुंच रही है तो एक ब्लॉक से टकरा रही है। यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये कितने से जा रहा है, ये वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस वाले का मास स्मॉल m है, ब्लॉक का मास क्या है, ब्लॉक ऑफ इक्वल मास। ठीक है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v। अब जरा देखिएगा, जब ये टकराई तो क्या होगा यार, टकराने के बाद ये बॉल कुछ ऊपर जाएगी। ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मुझे सवाल में दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 0.5 है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5 और म्यू की वैल्यू है 0.2। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे रखा है। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगा, ये वाला इस पर टकराएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी कुछ चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। अगर सरफेस आपका रफ है तो भाई क्या होगा, फ्रिक्शन आपका कुछ रोल प्ले करेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या करेगा, इस वाली बॉल पर कुछ आगे की तरफ वेलोसिटी देगा तो इस वाली बॉल पर कुछ पीछे की तरफ इंपल्स देगा या इसको आगे की तरफ इंपल्स देगा। ठीक है, अगर यही सरफेस स्मूथ होता, अगर यही सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता, ध्यान देना। अच्छा, ग्राउंड स्मूथ है, ग्राउंड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड कैसा है, ये आपका स्मूथ है। अगर ये बॉल और इसके सरफेस, ये वाला सरफेस रफ होता तो क्या होता, ये नीचे जाता और टकरा करके चला जाता और ये वाली बॉडी जो है, ब्लॉक जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहता। लेकिन कहानी क्या है, ये वाला सरफेस कैसा है, रफ है। तो अभी इनिशियली ऐसे हालात दिखेंगे, थोड़ी देर के बाद ये वाली बॉडी यहां पहुंच जाएगी और ये वाली जो बॉल है ये कुछ नीचे आ जाएगी यहां पर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर मैंने कहा इसका E कहता है 0.5, कितनी हाइट से ये गिरा है, पहले क्या हाइट थी, h हाइट थी। अगर ये बॉल h हाइट से गिरी है तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस बॉल के पास वेलोसिटी होगी √2gh वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कंडीशन जस्ट बिफोर कॉलिजन, दिस इज द कंडीशन जस्ट
बिफोर कॉलिजन। अब टकराने के बाद जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? मैंने कहा यार जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये वाली जो बॉल है आपकी ये ऊपर जाएगी, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी? ई टाइम्स जो भी आपकी वेलोसिटी थी, तो यानी कि अंडर रूट ई क्या है 0.5, 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2gh से जाएगी। और ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी से जाएगा, लेटस से मैंने लिख दिया वी फाइनल, ठीक है। ये वाला ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ बदल गई है, पहले वेलोसिटी कुछ ज्यादा थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई है? कुछ कम हो गई है। पहले v थी, अब क्या हो गई है? v फाइनल हो गई है। अब सर कैसे पता चलेगा ये v फाइनल क्या है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व्ड है, लेकिन इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताना, सोचना मेरी बात, इस वाली बॉल की वेलोसिटी किसकी वजह से बदली? ठीक है, यहां पर अब थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। इस वाली बॉल की वेलोसिटी, ये जो बॉल पहले टकरा रही थी, पहले नीचे जा रही थी, फिर ऊपर जा रही है, तो किसकी वजह से बदली होगी? सर इस वाली बॉल पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, है ना, और उस नॉर्मल रिएक्शन ने क्या किया होगा? सर उस नॉर्मल रिएक्शन ने इस बॉडी को और इस बॉल को ऊपर की तरफ इंपल्स दिया, ठीक है, यानी कि इस बॉल का ऊपर की तरफ मोमेंटम चेंज किया, फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? impulse provided by normal reaction, impulse provided by normal reaction, ये क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है? m इंटू 1/2 अंडर रूट 2gh माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू अंडर रूट 2gh, लेकिन माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा? ये ऐड हो गया, तो ये आ गया 3/2 m अंडर रूट 2gh। ये आपने इंपल्स दिया। अब देख, नॉर्मल रिएक्शन ने जितना इंपल्स इसको दिया, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, इस वाली बॉल पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। इस वाली बॉल पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, सिंस ये फ्रिक्शन म्यू एन टाइम्स है, ठीक है, म्यू टाइम्स एन। तो अब एक बात बताना, अगर फ्रिक्शन इसका एन टाइम्स है, अच्छा, इंपल्स किसके बराबर होती है? इंपल्स होता है एन डी टी का इंटीग्रेशन, यही तो होता है इंपल्स। ये जो इंपल्स है ये क्या है? एन डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम का इंटीग्रेशन, इंपल्स यही होता है। अब मैंने कहा यार, अगर नॉर्मल रिएक्शन ने इतना इंपल्स दिया, तो इंपल्स फ्रिक्शन ने कितना दिया होगा? इंपल्स प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, तो मैंने कहा फ्रिक्शन क्या है यार? एफ आर इंटू डी टी, यही होगा। और फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स है, तो म्यू टाइम्स एन इंटू डी टी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? म्यू टाइम्स एन डी टी, जितना इंपल्स आपका नॉर्मल रिएक्शन ने दिया है उसका म्यू टाइम्स इंपल्स फ्रिक्शन ने दिया है, तो इट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स इंपल्स प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। म्यू कितना है हमारा? 0.2, तो म्यू हमारा हो गया है 0.2 इंटू, ठीक है, ए कितना है? 3/2 m अंडर रूट 2gh, इतना इंपल्स दिया होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.3 m अंडर रूट 2gh। अब देख सर, आपने डायरेक्शन कैसे बताई कि इसको ऊपर आगे लग रहा है, इस पर पीछे लग रहा है? मैंने कहा सिंपल सा लॉजिक है, ये जब आगे जा रहा है तो ये क्या बोलेगा इस वाली बॉल को? अरे तुम भी मेरे साथ आगे चलो, तो इस पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये अगर आगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले को आगे लगाएगा, इस पर पीछे लगेगा। तो मैंने कहा ये मुझे पता चल गया 0.3 m अंडर रूट 2gh। अब इतना इंपल्स लगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, इंपल्स किसके बराबर होता है? इंपल्स ही तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो m मास पर अगर इंपल्स ये लगा तो चेंज इन, इसने क्या बोला है?
इसने बोला है डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो मैंने कहा यार डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या होता है, ये अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम पता चल गया, ठीक है, अगर मुझे पता चल गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक किसके बराबर है, और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, 0.3 m/√2gh। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसमें मास का डिवाइड कर दूं तो 0.3 √2gh, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.3 टाइम्स √2gh। कौन सा दिख रहा है, 0.3 टाइम्स √2gh, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है। तो भाई सवाल अच्छा था, ये सवाल आपको कॉलिजन में सोचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉलिजन के कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करने के लिए जरूरी है। कॉलिजन में जब भी दो चीजें टकराती हैं, एक चीज तो कॉन्सेप्ट क्या था, वो क्या है, ई टाइम्स चला जाएगा, ई टाइम्स हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंपल्स का, ठीक है। हम जनरली जब कॉलिजन की बात करते हैं तो इंपल्स को जनरली दरकिनार कर दिया जाता है, इंपल्स पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी बॉडी की कॉलिजन में जो वेलोसिटी चेंज होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है किसी भी फोर्स के द्वारा अप्लाई किए गए इंपल्स से। इंपल्स क्या है, इंपल्स सीधा होता है चेंज इन मोमेंटम। अब एक सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, सर जब हम फोर्स की स्टडी करते हैं तो इंपल्स की पढ़ने की क्या जरूरत है। इंपल्स पढ़ने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको यह नहीं पता होता फोर्स जो है कितने टाइम के लिए लगा, खास तौर से ऐसी जगह जहां फोर्स सडनली एकदम से बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, जैसे क्रिकेट है, ठीक है, बॉल आई, बैट को हिट किया और अचानक से बॉल की वेलोसिटी बदल गई, तो उस बॉल पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। एक्सेलरेशन बहुत छोटे टाइम में वेलोसिटी बदल गई तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट मतलब फोर्स इनफाइनाइट। तो ऐसे केसेस में उस फोर्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन उस फोर्स का असर जो कि मोमेंटम में चेंज है वो मेजर करना आसान है। तो इसीलिए जहां पर कॉलिजन होता है वहां पर हम फोर्सेस ना देखते हुए हम उनका फोर्स का इंपैक्ट यानी कि इंपल्स देखते हैं, ठीक है। चल यार अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चल भाई तो सॉल्व करें। क्या बोल रहे हैं यहां पर, बोला हुआ है 2 पॉइंट मासेस कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। 2 पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक रस्सी से जोड़ रखा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं, एज शॉन इन फिगर, ठीक है। अ शार्प इंपल्स ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड इज गिवन टू 5 kg मास, द वेलोसिटी ऑफ 10 kg मास विल बी। आपको इस वाले बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, मुझे यहां पर इंपल्स दे रखा है, क्या मैं इस इंपल्स के 2 टुकड़े कर सकता हूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इसको क्या करेगा, 5 kg वाले को ऊपर की तरफ वेलोसिटी देगा, ठीक है। लेकिन ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये 5 kg को आगे की तरफ वेलोसिटी देने की कोशिश करता, लेकिन भैया एक रायता फैल जाएगा। अगर तुमने केवल 5 kg वाले को वेलोसिटी दे दी तो ये 10 kg वाला ये धागा बुरा नहीं मान जाएगा, ये क्या बोलेगा, अरे इसको अकेले वेलोसिटी कैसे दे सकते हो, अगर ये अकेला वेलोसिटी पा गया तो ये धागा तो कट जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये पैरेलल वाले को दोनों को वेलोसिटी देना पड़ेगा। बेसिकली क्या होगा, टेंशन जो है यहां से कुछ मोमेंटम खींच के इसको मोमेंटम दे देगा, तो टेंशन ने जितना यहां नेगेटिव इंपल्स दिया उतना ही यहां पे पॉजिटिव दे दिया। तो क्या मैं इसको एक सिस्टम मान सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, दोनों डायरेक्शन में सिस्टम नहीं मान रहा हूं, सिस्टम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड, इस डायरेक्शन में मैं सिस्टम मान रहा हूं। इसके परपेंडिकुलर निकालना होता तो सीधा सीधा 5/j परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये कर लेता, लेकिन मैं पैरेलल वाली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार इंपल्स कितना, जे पैरेलल कितना है, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी निकालनी है, जे पैरेलल बाई टोटल मास। देख ले भाई क्या है, इंपल्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू ऐसे लिखता हूं, जे पैरेलल इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है शायद, इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 थी, ठीक है। टोटल मास क्या है, 10 और 5 15, और इंपल्स क्या है
कितना दिया है यहाँ पर 10 दिया है ना, ठीक है, ये वाला इंपल्स दिया है 10, तो 10 का cos 60, तो ये हो गया 5 15v, ठीक है, 1/3, ये वेलोसिटी आ गई भाई। हो गया सॉल्व। देखने में लग रहा था पता नहीं कितना टफ सवाल है, ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास इस तरीके के सवाल आए जहां पर दो धागे बंधे हों, हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को, इस जो सिस्टम है उसको दो डायरेक्शन में तोड़ लीजिए, एक थ्रेड के अलोंग, दूसरा थ्रेड के परपेंडिकुलर। थ्रेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई टेंशन है ही नहीं, थ्रेड के परपेंडिकुलर में सीधा सीधा क्या किया, जो मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास वही फाइनल वेलोसिटी आ गई। थ्रेड के अलोंग जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। ऐसे सवाल कई बार आपको यहां पर भी देखने को मिलते हैं। ऐसे सवाल होते हैं जहां पर जैसे मान के चलिए एक इस तरीके की आपके पास बॉडी है, ठीक है, इस पर मैंने यहां से कुछ एक बॉल फेंक दी और ये इसमें जाकर के चिपक गई या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो फिर पूछेगा कि यार ये जो है, अब यहां पर ऐसे बना दिया लेटस से कि मैंने कहा एक दूसरा मास यहां पर है, इनिशियली दोनों मास बराबर थे, इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है, अब यहां पर एक तीसरा मास आया, ये इससे चिपक गया, लेटस से ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जस्ट आफ्टर जब ये हिट कर जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब ये मास यहां पर हिट करेगा तो क्या होगा, इसके पास दो तरीके के वेलोसिटी आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा v का cos 30, ये क्या हो जाएगा v का sin 30। अब जैसे ही देखो यार, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बॉल इसके अंदर एम्बेड कर जाएगी तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन आ जाएगी। अच्छा देखना, लेकिन ये क्या चाहेगा, जैसे ही ये यहां पे टकराए ये चाहेगा कि यार मैं इसको नीचे की तरफ वेलोसिटी दे दूं, आगे की तरफ वेलोसिटी तो दूंगा ही दूंगा, आगे की तरफ वेलोसिटी तो दूंगा ही दूंगा, साथ में नीचे की तरफ भी वेलोसिटी दे दूं। क्यों, ये चाहेगा अपना मोमेंटम इस पर ट्रांसफर करना, लेकिन ये रस्सी बैठी हुई है। अब रस्सी क्या है, अगर ये अचानक से नीचे गया और ये यहीं रह गया तो रस्सी स्नैप कर जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। इसका मतलब ये रस्सी क्या कोशिश करेगी, रस्सी बोलेगी कि भाई ऐसा मत करो। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर यहां पर, अब देख नीचे की तरफ तू कितना इंपल्स लेकर के आया है, v sin 30, इतना मोमेंटम लेकर आया है। अब ये फाइनली यहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसके पास होगी और वही वेलोसिटी इसके पास भी होगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जितना मोमेंटम तुम पहले लेकर के आए थे वो मोमेंटम तीन जगह बट गया, m प्लस m प्लस m, यहां पर तीनों मासेस बराबर हैं, इनटू v फाइनल। तो 3mv फाइनल इज इक्वल्स टू mv/2। तो v फाइनल आ गया v/6, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या किया आपने इस डायरेक्शन में वर्टिकल जो थ्रेड के अलोंग वाली डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी सेम रखी और मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। अब कोई बोल दे कि नहीं, टेंशन ने कितना इंपल्स दिया, इस धागे ने कितना इंपल्स दिया टेंशन ने, तो मैंने कहा टेंशन का इंपल्स ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका मोमेंटम में चेंज ले लूं। इंपल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो सीधा सीधा mv/6 इंपल्स आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जितना मोमेंट इंपल्स यहां पे इसने कम किया उतना मोमेंट इतना इंपल्स यहां पर बढ़ा दिया, ठीक है। तो कई बार ऐसे सवाल जेई एड और जेई एडवांस के लिए बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है, खास तौर से सेंटर ऑफ मास में जब भी वो सवाल देता है। कॉलिजन में कई बार ऐसे सवाल दे चुका है जहां पर मल्टीपल थ्रेड्स लगा करके ऐसे इस तरीके से कॉलिजन कराता है, ठीक है। चल यार अगला सवाल देखना भाई, सॉल्व करो इसको। चल
तो मुझे लगता है सवाल को सॉल्व किया होगा। और अब जरा ध्यान से देखना सवाल में क्या बोल रहा है। तो सवाल में बोला हुआ है अ स्मॉल बॉल इज थ्रोन एट इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है, डायरेक्टेड एट एंगल थीटा 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल कोलाइड्स इन इलास्टिकली ये टकरा रहा है। e की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिकली नहीं है, खाली इन इलास्टिकली। अगर बोला होता परफेक्टली इन इलास्टिकली तो e 0, या बोला इन इलास्टिकली टकरा रहा है, ठीक है। विथ वर्टिकल मासिव वॉल मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u/5 टुवर्ड्स द बॉल। अरे u वेलोसिटी से फेंका है 37 डिग्री पर, इन इलास्टिकली टकरा रहा है, ठीक है, इतने से टुवर्ड्स वॉल। आफ्टर कॉलिजन विथ वॉल द बॉल रिटर्न्स टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। neglect friction between ball and wall, the time t from beginning of motion of the ball till the moment its impact with the wall is। ठीक है, सवाल देखने की कोशिश कीजिएगा, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोलना चाह रहा है मैं सवाल को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं। तो एक बॉल है जिसको मैंने ग्राउंड से हवा में फेंका हुआ है, ठीक है। तो अ स्मॉल बॉल इज थ्रोन एट इनिशियल वेलोसिटी u डायरेक्टेड एट एंगल 37 डिग्री, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैंने एक स्मॉल बॉल ले ली, एक छोटी सी बॉल ली है, ठीक है, इसको मैंने हवा में फेंका हुआ है। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? मैंने 37 डिग्री पर u वेलोसिटी से इसको फेंक दिया है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई, 37 डिग्री से मैंने u वेलोसिटी से इसको हवा में थ्रो कर दिया है। अब अगर मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई, इसके बाद इसने बोला है, इसके बाद क्या बोला है, ठीक है, above the horizontal collides inelastically with a vertical massive wall moving with a uniform velocity of u/5 towards the ball। ये एक दूसरी दीवार से टकराता है। ये किससे टकरा रहा है? ये एक मासिव दीवार से टकराता है, ठीक है। चलो, और ये जो दीवार है ये इस तरफ आ रही है u/5 वेलोसिटी से। कॉलिजन e की वैल्यू दे रखी है 1/4, ठीक है, e की वैल्यू 1/4, u/5 से वापस आ रहा है। आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद ये जो बॉल है, द बॉल रिटर्न्स टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। मतलब क्या? अगर ये बॉल यहां पर टकराई, टकराने के बाद ये बॉल वापस यहीं पर आ गई, ठीक है, वापस यहीं पर आ गई। आपसे क्या पूछा है? ठीक है, निग्लेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन बॉल, ठीक है, टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन ऑफ द बॉल टिल द मोमेंट ऑफ इट्स इंपैक्ट विद द बॉल। कितने टाइम पर ये बॉल यहां से यहां पर इस पर टकराएगी, ठीक है। देख, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रखी है? इससे टकराया। मैंने कहा सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ लेता हूं। u को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा तो एक हो जाएगा u का cos 37 विच इज 4u/5। वर्टिकल वाली वेलोसिटी हो जाएगी u का sin 37 विच इज 3u/5, ठीक है। मैंने दो पार्ट्स में तोड़ लिया। अच्छा, अब एक बात बता, देख यहां पे एक बड़ी कमाल की चीज, जब ये बॉल यहां पर इससे टकराएगी, जब ये वाली बॉल इससे टकराएगी तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी बनी रहे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, 4u/5, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी बनी रहे, मैंने कहा जो भी है वी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या कभी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी? वर्टिकल वेलोसिटी इस पूरे सिनेरियो में कभी भी चेंज होगी नहीं। तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई असर नहीं आएगा। इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट पर कोई भी असर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी विल नेवर चेंज, ठीक है। अगर ये नहीं बदल, वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो मैंने कहा जैसे सुनना मेरी बात, अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो बस सिंपल सा क्या कहानी है, जितने टाइम में यहां पर ये गिरता, मतलब अगर इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट था लेटर से 10 सेकंड, 10 सेकंड में से अगर ये 4 सेकंड पर दीवार पे टकरा गया तो बचे हुए 6 सेकंड में वापस ग्राउंड पर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट पर असर नहीं पड़ा। बस क्या हुआ कि पहले यहां पर अगर दीवार नहीं होती तो यहां जाके गिरता, अब दीवार है तो इधर आके कहीं गिर रहा है, बस इतना सा अंतर आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट
टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, जितने टाइम हवा में रहा, पहले ऊपर रहा फिर वापस आया, ठीक है, ऑफ बॉल विल रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कई बार बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। पिछले साल ही 2023 में भी सेम इसी पैटर्न पर सवाल आया था, जहां पर एक बॉल को ग्राउंड से टकराया था, फिर कुछ कुछ किया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैंने कहा यार अगर ये टी टाइम पर टकराया, टोटल टाइम कितना हवा में रहा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 इंटू यू बाई जी, यानी कि 3u/5/g, ठीक है, यानी कि 6u/5g, ये इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। अगर ये टी टाइम पर टकरा रहा है तो बचे हुए टाइम में ये वापस आएगा, ठीक है। अगर ये स्मॉल टी में टकराया तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इसको वापस मिला, ठीक है। अब देखना यार जितने टाइम में, टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना जा रहा है, तो मैं कहा हॉरिजॉन्टल टाइम डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस या बोलूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to t seconds is equals to horizontal distance covered in small t to capital T seconds। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सोचना 0 से लेकर के t सेकंड में ये आगे गया, अब जितने टाइम में ये आगे जाएगा ये वापस भी इसको उतना ही आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है टकराने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने कहा 0 से t में ये आगे कितना गया, तो ये आगे जाएगा 4u/5 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और वापस कितने से आ रहा है, अब मैंने कहा वापस आने की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देख वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, तो मैंने कहा यार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। कैसे निकाल रहा हूं, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई क्या है 1/4, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, ये कितने से जा रहा है 4u/5 से, प्लस ये दीवार भी आ रही है u/5 से, तो u हो गया ये, तो आंसर आ गया u/4। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन u/4 है तो अगर ये u/5 से जा रहा है तो इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी u/5 प्लस u/4। ये बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन विथ इनफाइनाइट मास। इनफाइनाइट मास से जब भी बॉल कोलाइड करती है तो दीवार की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट मास की वेलोसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है बॉल की वेलोसिटी चेंज होती है। और यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी नहीं निकालते, हम किससे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। तो मैंने कहा अप्रोच कितने से कर रहा है, तो अप्रोच कर रहा है 4u/5 और u/5 तो u से अप्रोच कर रहा है, तो सेपरेट कितने से करेगा e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सेपरेट कर रहा है u/4 से। अगर u/4 से सेपरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी तो u/5 ही रहेगी, तो इसकी कितनी होगी u/5 प्लस u/4 होनी चाहिए ना, तभी तो u/4 से दूर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9u/20, इसकी वेलोसिटी आ गई 9u/20। अब vx इंटू 9u/20 इंटू टाइम कितना मिला, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, कितना टाइम मिला, 0 से t यहां पे मिला, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी यहां पर मिला। चल तो ये कितना हो गया 4u/5 4u/5 इज इक्वल्स टू 9u/20, कैपिटल टी कितना है 6u/5g माइनस स्मॉल टी, ठीक है। 5 चौक 20 16 16ut 9u 9 पंजे 45 9 6 4, ठीक है, ये इधर भेज दिया। और ये कितना हो गया 9 6 54 54
यू स्क्वायर बाई 5g माइनस 9ut, ठीक है। तो 16 और 9 25, तो 25ut इज इक्वल्स टू 54u स्क्वायर बाई 5g। एक u से एक u ख़त्म हो गया, हमें क्या निकालना है, t निकालना है। तो 54u बाई 125g, 54u बाई 125g। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये दिख गया, ठीक है, ये आ गया, मतलब सही किया है कैलकुलेशन। मुझे बस यही डाउट हो रहा था कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करी हो, ठीक है, यही आंसर आया। सवाल सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा से हिंट दे रहा हूं किस तरीके से मैंने सवाल सॉल्व किया है, इसको सोचा कैसे, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली मैंने क्या किया, जब ये बॉल यहां से जा रही थी, इसने बोला टकराने के बाद जब ये वापस यहीं पर आ गई, तो मैंने कहा अगर वापस यहीं पर आ गई है तो बॉल जितना आगे की तरफ ट्रेवल किया होगा उतना ही पीछे की तरफ ट्रेवल किया होगा। अब टकराने में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी अंतर आया नहीं। अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में अंतर नहीं आया तो लेटस से ये टकराने से पहले, मतलब अगर ये दीवार नहीं होती तो लेटस से अगर इसको 10 सेकंड लग रहे थे, ठीक है, तो अगर दीवार से टकरा रहा है ये 4 सेकंड में, तो बचे हुए 6 सेकंड में ये वापस जमीन पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। अगर ऐसा है तो सिंपल सी चीज है, अब आप ये बोल सकते हो कि यार टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई अंतर आया नहीं, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि यार जितना अब ये आगे गया, अब बचे हुए टाइम में देख हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टी, वापस भी उतना ही आना है, तो वापस वाली वेलोसिटी इनटू जो बचा हुआ टाइम था, ठीक है। अब वापस वाली वेलोसिटी कैसे निकाली, कॉलिजन विद इनफाइनाइट मास से करके निकाली, ठीक है, तो वो हमने यहां से सॉल्व किया। ऐसा ही मैं एक सवाल और बना रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर मैंने कहा कि एक बॉल है, इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, ठीक है, एट सम एंगल 37 डिग्री, एट सम एंगल 37 डिग्री। यहां पर एक दीवार है, ठीक है, कितने मीटर दूर दीवार है, लेटस से 160 मीटर दूर एक दीवार है। इस दीवार से ये बॉल टकराती है, जहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/2, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर जाकर के बॉल दोबारा से जमीन पर मिलेगी, मैं क्वेश्चन बता देता हूं, लिख देता हूं। ये बॉल इस दीवार से टकराएगी, फिर कहीं वापस आएगी, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम point of projection where ball will hit the ground for the first time, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये बॉल पहली बार कहां पर जाकर के हिट करेगी। मैंने कहा देख, सबसे पहले ऐसे सवाल में मैंने कहा 50 के वेलोसिटी के 2 टुकड़े कर ले, तो मैंने कहा सर 50 की वेलोसिटी के 2 टुकड़े करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। 50 के वेलोसिटी 30 40 50 होंगे, 37 डिग्री छोटा एंगल बड़ा कंपोनेंट, बड़ा एंगल छोटा कंपोनेंट, 30 40 50। अब मैंने कहा यार 40 से यहां पर जाने में, अच्छा ग्रेविटी को कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सा निकाल सकता हूं 2vy/g, जिन लोगों को फॉर्मूले से करना है 2 × 30/10, 6 सेकंड टाइम लगेगा, है ना, आप इससे सोच सकते थे। या मैंने कहा ग्रेविटी 1 सेकंड में कितना खत्म करती है 10, तो 30 को कितने सेकंड में खत्म कर देगी 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड ही वापस आने में। आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। चलो यार, अब मुझे पता चल गया 6 सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। अब एक बात बताना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना जा रहा है 40 जा रहा है, 1 सेकंड में 40 जा रहा है, तो 160 मीटर कितने सेकंड्स में पहुंच जाएगा, इसका मतलब है 4 सेकंड में 4 सेकंड में ये यहां पर पहुंच चुकी होगी बॉल,
तो 4 सेकंड बाद बॉल यहां पर पहुंच चुकी। अब बताना यार, 4 सेकंड में जब यहां पर बॉल पहुंच गई है, इसकी टकराने से पहले इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 40 है। इसकी वर्टिकल कितनी है? 1 सेकंड में जी कितना कम कर रहा है? 10 कम कर रहा है। तो 4 सेकंड में कितना कम कर देगा? 40 यानी कि 40 कम कर देगा। अगर कोई चीज 30 में से 40 कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है? नीचे की ओर 10 बच गई। अब बता कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? 1/2। यहां ये कितने से अप्रोच कर रहा है? 40 से अप्रोच कर रहा है। तो सेपरेट कितने से होगा? तो इसका मतलब जब ये टकरा करके वापस निकलेगा तो इसके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? 40 की जगह 20 हो जाएगा। और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये स्मूथ वॉल है। ठीक है, अब बताना, अगर इसको 4 सेकंड ये लगे, ठीक है, ये कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट? 6 सेकंड, मतलब टोटल 6 सेकंड हवा में रह रहा है। 4 सेकंड ऑलरेडी निकल गए, तो बचे कितने? 2 सेकंड। तो अगले 2 सेकंड में ये अब 6 सेकंड पर वापस यहां पे आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा इसको यहां से 4 से 2, 6 कितना बचा? 2 सेकंड। तो अगले 2 सेकंड में ये कितना दूर चला जाएगा? मैंने कहा यार अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसके लिए पीछे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 20 जा रहा है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा? 20 इंटू 2, 40 मीटर गया। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? ये मैंने कहा ये डिस्टेंस हो गया 160 माइनस 40, 120 मीटर। सॉल्व हो गया, बस यही तो कहानी थी यार। ठीक है, मतलब क्या, जाने में देख टाइम ऑफ फ्लाइट पर इंपैक्ट नहीं आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर अगर इंपैक्ट नहीं आया तो देख जितना टाइम पहले हवा में था, अगर ये दीवार नहीं होती तो 6 सेकंड हवा में रहता। दीवार है अभी भी 6 सेकंड हवा में, बस क्या है इधर वाले पोर्शन की जगह दीवार नहीं होती तो ये पहले इधर चला जाता। दीवार है अब वहां जाके इधर आ गया है, बस इस तरह सा अंतर है। ठीक है, हाँ हॉरिजॉन्टल रेंज पर असर जरूर पड़ा। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चल अगला सवाल देख भाई, सॉल्व कर इसको। चल यार कर लिया सॉल्व। ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पर? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ मूविंग रॉकेट, मूविंग वेलोसिटी यहां पर दे रखी है, ये आपको थ्रस्ट दे रखा है यानी कि फोर्स दे रखा है। रेट ऑफ कंबशन पूछा है, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल क्या है? तो भाई फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है dm/dt वेरिएबल मास के सिस्टम में इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। अब dm/dt पूछा है आपसे। ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 300 है और ये है 210, तो dm/dt आ गया 210/300, 21 0.7 आ जाएगा, है ना? 0.7 kg पर सेकेंड। चल ठीक है, 0.7 kg पर सेकेंड। चल यार अगला सवाल देखना भाई, क्या बोल रहा है यहां पर? तो बोला हुआ है कि अ मैन ऑफ मास 60 kg एंड अनदर मैन बी ऑफ मास 70 kg, दो मैन है 60 किलो और 70 किलो के लोग हैं। ठीक है, आर सिटिंग एट टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग बोट। तो भाई ये जो बोट है 2 मीटर लंबी बोट है, मान लिया। ठीक है, ऑफ मास 70 kg, अच्छा बोट का भी मास 70 kg है। ठीक है, स्टैंडिंग इन वाटर, स्टिल वाटर पे दे रखे हैं। इफ दे कम टू द मिडिल ऑफ बोट, निग्लेक्ट फ्रिक्शन, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस? बोट कितना मूव करेगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? देख अब इस सवाल को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं जिसको मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब देख इस सवाल को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र सबसे पहले देख, ये जो हमारी बोट है ये यहां पर है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके की बोट बना देता हूं। हमारे पास दो लोग हैं, पहला पर्सन है ए, ठीक है, और दूसरा पर्सन है यहां पर बी। ठीक है, ए बी, ये 2 मीटर लंबी बोट है। ठीक है, ए कितने किलो का है? 60 किलो और शायद बी 70 किलो, है ना? और बोट भी आपकी 70 किलो की है, तो 60 kg, 70 kg
और बोट का भी मास है 70 kg। ठीक है, अब देख सबसे पहली चीज ने क्या बोला था, जब ये दोनों बीच में आ जाएं, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर। ठीक है, क्या है, स्टिल वाटर एशन दे कम टू द मिडिल ऑफ द बोट। ये दोनों की दोनों लोग क्या है, बोट के मिडिल पे आ गए हैं, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को लेकर के आ जाओ। तो जब ये 60 kg का पर्सन राइट साइड में आएगा मिडिल तक, तो क्या होगा, अपने साथ मोमेंटम को शिफ्ट करेगा। कितना मोमेंटम को शिफ्ट करेगा, मैंने कहा सर 60 kg 1 मीटर आगे आया, तो 1 मीटर प्लस में शिफ्ट किया। जब 70 kg लेफ्ट में आएगा तो ये भी क्या करेगा, अपने साथ मोमेंटम शिफ्ट करेगा, -70 × 1। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों को आ जाने दो, इन दोनों को आ जाने दो। तो लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही ये दोनों आए, जैसे ही पर्सन ए और पर्सन बी इस बोट के बीचों बीच में आए, सेंटर ऑफ मास जोर से चिल्लाया। सेंटर ऑफ मास बोला, अरे भैया मैं तो हिल गया, सेंटर ऑफ मास रायता फैल गया। क्यों रायता फैल गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैसा रहता है, क्या इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पर था तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, यानी कि जहां सेंटर ऑफ मास पहले था बाद में भी वही रहता। लेकिन इन दोनों के दाएं बाएं जाने की वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है। भैया हल्का मास राइट में गया, भारी मास लेफ्ट में आया, तो अगर मैंने खाली ऐसे रख दिया होता तो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो जाता। बड़ा सेंटर ऑफ मास जोर से चिल्लाया, अरे भाई मैं तो मर गया, सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो गया। मैंने कहा अबे रुक जा, सबर कर। मैंने कहा ठीक, शांत हो गया वो। ठीक है, अब मैंने कहा एक बात बता, तेरे राइट में जाने की वजह से और बी के लेफ्ट में जाने की वजह से नेट सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ। मैंने कहा सर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, भारी मास लेफ्ट में गया। मैंने कहा ठीक है, अब ये दोनों अब तो मूव नहीं करेंगे। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमें तो बीच में आना था, बस हमें तो एक दूसरे से मिलना था, बस इतनी सी तो कहानी थी, अब हम मूव नहीं करेंगे, अब हम सेटिस्फाइड है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा चुपचाप इसको सेंटर ऑफ मास को यहां पर इन दोनों से बांध दो। ठीक है, चुपचाप इन दोनों को लेकर के पकड़ो और यहां पे इसको फिक्स कर दो। मतलब क्या, अब ए और बी बोट के हमेशा बीच में रहेंगे। ठीक है, हाँ सर। अब मैंने कहा पहले ये दोनों इस नदी में बोट में ऐसे बैठे हुए थे। ठीक है, अब मैंने कहा देख इन दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास क्या हो गया है, सेंटर ऑफ मास की कहानी बिगड़ गई है। तो अब क्या करो, तीनों को बांध दो। मतलब बोट इन दोनों पर्सन को बांध दिया और बांध करके पहले सेंटर ऑफ मास जाता। मैंने कहा देख इन दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, लेफ्ट में किसका है, इन तीनों को बांध करके सेंटर ऑफ मास को वापस से एडजस्ट कर दीजिए। तो इनको बांध के सेंटर ऑफ मास को मैं राइट में ले गया। तो राइट में ले गया मतलब क्या, मैं सेंटर ऑफ मास को राइट साइड में एक्स ले गया। ठीक है, कितना ले गया, सो दैट जितना रायता इन दोनों ने फैलाया है वो सारा रायता समेट दूं। ठीक है, इन दोनों ने कितना रायता फैलाया है, इतने का फैलाया है। अब मैंने कहा तीनों को बांध दिया, तो मतलब क्या है 60 kg प्लस 70 kg प्लस 70 kg इंटू एक्स। जितना रायता इन्होंने फैलाया उतना रायता मैंने समेट दिया। ठीक है, अब ये कितना हो गया। अच्छा देख, सिंस मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तो सिर्फ इसका मॉड ले लो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर ही चुका हूं ना कि ये राइट में गया, ये लेफ्ट में गया। हालांकि करना क्या था, लेफ्ट में गया तो ये राइट में प्लस ले जाता। ठीक है, क्यों दिमाग लगाना। चल, तो अब मैंने क्या बोला, ये बन गया 10 = 200x। तो x की वैल्यू आ गई 10/200 1/20 मीटर। ठीक है, 1/20 मीटर मतलब कितना होता है, 100/20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर राइट में। ठीक है, 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट राइट। ठीक है, हो गया सवाल सॉल्व, खत्म हो गया। तो बेसिकली क्या था, भारी मास जब लेफ्ट में आया है तो बोट राइट में जाएगी। ठीक है, लेकिन कैसे निकाला, जितना सेंटर ऑफ मास इन दोनों की वजह से शिफ्ट हुआ, जितना सेंटर ऑफ मास, बेसिकली क्या किया, मैंने कहा इन दोनों को इधर उधर आना था, मैंने कहा आ जाओ, जो रायता फैलाना था फैला दो। अब मैंने कहा इनकी वजह से नेट रायता कितना फैला, सर 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में चला गया सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा जितना लेफ्ट में चला गया उतना राइट में ले आओ। तो भाई मैंने मॉड लगा के मैंने सॉल्व कर डाला। डायरेक्शन वगैरह मैं खुद से बना लेता हूं, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था।
ठीक है, चल अगला सवाल देखना यार, क्या बोल रहा है यहां पर, कॉलिजन का सवाल है, बोला हुआ है अ बॉल ए ऑफ मास 2m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉल ए है जिसका मास 2m है, इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। दूसरी बॉल है, ठीक है, अनदर बॉल बी ऑफ सेम साइज हैविंग मास स्मॉल m, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, कोलाइड्स विद बॉल ए। ये वाली बॉल इस बॉल से टकराती है। ड्यूरिंग कॉलिजन इंपल्स j इज इक्वल्स टू mv is imparted to the ball A by ball B। इस वाले कॉलिजन में इस वाली बॉल ने इस पर एक लात मारी, उस लात की वजह से इसको mv का इंपल्स मिला, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। मैंने कहा एक बात बता, ठीक है, इंपल्स का इफेक्टिव मतलब रियल लाइफ में लात मारना ही होता है कि ये पीछे से आया, इसने खींच के ऐसे खींच के धड़ाम से लात मारी। अगर इसे खींच के लात मारी, mv का इसने इंपल्स दे दिया, मतलब mv का मोमेंटम दे दिया। For every action there is equal and opposite reaction। तो अगर इसने इस पर लात मारी तो इस पर भी तो पीछे लात पड़ी होगी ना भाई। अब बताना मेरी बात, पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब एक बात बता, एक बॉल थी जिस पर mv पहले मोमेंटम था, ठीक है, इसके पास mv मोमेंटम राइट में था, किसी ने इस पे पीछे mv की लात मार दी, तो बताना ये बाद में क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पर आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे तेरे पास 100 रुपए थे, किसी ने तेरे से झापड़ मार के 100 रुपए छीन लिए, तो तेरे पास कुछ रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे। ये बॉल जो थी mv मोमेंटम राइट में लेकर जा रही थी, किसी ने इस पे खींच के पीछे से mv मोमेंटम दे दिया, तो क्या होगा, इसके पास मोमेंटम बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे मोमेंटम गायब हो जाएगा, m मास v वेलोसिटी से जा रहा है, किसी ने इसको पीछे इंपल्स दे दिया mv का, तो ये रेस्ट पर आ गया। अब 2m मास को किसी ने mv मोमेंटम दे दिया, ठीक है, तो 2m मास अगर 2m मास को अगर mv मोमेंटम मिल गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v/2। मास डबल तो वेलोसिटी आधी, ठीक है, तो ये कितने से जा रहा है, ये वाला मास v/2 से। अब बता, ये रुक गया, ये v/2 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या दिख रही है, v/2। ये एक दूसरे से कितने से दूर हो रहे हैं, v/2 से, और ये पास कितने से आ रहे थे, v से। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिख गया 1/2, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने? वेलोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कैसे निकाला? उसने मुझे इंपल्स दिया था, मैंने कहा जितना इंपल्स ए बॉल बी बॉल ए पर लगाएगी, सेम वही इंपल्स ए बॉल बी पर लगाएगी, है ना। अब m मास v से जा रहा था, किसी ने उसको पीछे mv का इंपल्स दे दिया, तो वो रेस्ट पर आ गया। अब mv का इंपल्स इस पर मिला, मतलब इसको मोमेंटम ये मिला, ठीक है, 2m इंटू वी फाइनल इज इक्वल्स टू mv, v/2। चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल, तो यहां पर बोला हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ब्रीफ टाइम कैपिटल T के लिए ft कर्व दिया हुआ है, इट्स वेलोसिटी u आफ्टर फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इज गिवन बाय। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, सवाल बहुत ही आसान सा है, सेमी सर्कुलर कर्व है, ठीक है। तो भाई मैंने कहा फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, ft ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम, तो एरिया अंडर ft कर्व किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्स के बराबर होता है। इंपल्स क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू यू। इनिशियली तो रेस्ट पर था, इनिशियली एट रेस्ट, फाइनल आपके पास ये है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमको u निकालनी है, इसका एरिया और निकाल दूं कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो r बस रेडियस रखनी है। अब अगर तुमने रेडियस रख दी f0 तो भी रायता फैलेगा, अगर तुमने रेडियस रख दी t/2 तो भी रायता फैलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और टाइम दोनों सेम डायमेंशन के नहीं है, एरिया होना चाहिए फोर्स इनटू टाइम। तो बेसिकली अब मैं r स्क्वायर ना लिख करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, f0 पहला रेडियस r1 और ये क्या है, ये है t/2 इंटू t/2, तो आंसर आ गया पाई f0 t/4m, ठीक है। कई बार आपको यहां पर तो ऑप्शन में नहीं है,
लेकिन कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन भी दिख जाएंगे जहां पर पाई एफ नॉट स्क्वायर बाई 4m टाइप का दिख जाए, या पाई एफ नॉट स्क्वायर बाई 2m, या पाई टी नॉट स्क्वायर बाई समथिंग कुछ दिख जाए। तो ध्यान रखना डायमेंशनली भी आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो एक डायमेंशन फोर्स की, एक डायमेंशन टाइम की, ठीक है, R1 R2 टाइप का लेना। चल अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, ठीक है। चल तो जेई एडवांस के कुछ सवाल, पहला सवाल जिसमें से ये रहा, ठीक है, ये सवाल शायद 2009 का है, काफी फेमस सवाल। सॉल्व करो। चल look at the drawing given in the figure which has been drawn with the ink of uniform line thickness, ठीक है। mass of the ink used to draw each of the two inner circles, ठीक है, each of the two line segments is m। एक ये इनर सर्कल, ये वाला इनर सर्कल, ये लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट, इन दोनों के लिए इसका मास एम 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 एम, ठीक है। चल मास ऑफ द इंक यूज टू ड्रॉ आउटर सर्कल इज 6m, इसका मास है 6m, अग्रीड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ डिफरेंट, आउटर सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, लेफ्ट इनर सर्कल का -a, राइट इनर सर्कल का a, वर्टिकल लाइन 0 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 -a पर, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक ऑफ दिस ड्राइंग इज, तो भाई ऐसा है कि आपको 4 ये आपको दे रखे हैं और सेंटर ऑफ मास का y, क्या क्या क्या, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। चल तो मैंने कहा सबसे पहले एक ये आपका सर्कल है, इसमें यहां पर आपने दो छोटे छोटे सर्कल बना दिए हैं, ठीक है, ये दो छोटे छोटे आपके सर्कल हैं। यहां पर आपके पास एक बीच में लाइन है, ठीक है, और सेम इसी एम मास की एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इसने दे रखे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट है a, इसका कोऑर्डिनेट है -a, इसका तो 0 है ही है, और इसका है 0, -a। आई थिंक मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। 0, -a, वाई कोऑर्डिनेट बताना है किसका, सेंटर ऑफ मास का, डन, ठीक है। चल तो मैंने कहा यार सबके वाई कोऑर्डिनेट ही ले लूं, इसका मास m है, तो m1 y1, m2 y2, ठीक है, फिर m3 y3, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, m इंटू 0 प्लस 6m इंटू 0, 6m का वाई कोऑर्डिनेट 0। क्या हो रहा है भाई, ठीक है। चल और टोटल मास mm 2m 3m 4m और 4m 6m 10m, ठीक है। तो एक m से एक m खत्म हो गया, 6m 7m डिवाइडेड बाई 10m, आंसर आ गया 0.7 और बेसिकली 0.7a, ठीक है। 0.7a या 7a/10 कहाँ गया, अरे a/8 10, a/8, a/12, a/3, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। Think of uniform, the mass of is used to draw, ठीक है, 2 inner circles and each of the two line segments is m, 2 inner circle, each of the line segment is m, ठीक है। mass used to draw
द आउटर सर्कल इज 6m. Coordinate of the center of different parts are outer circle 0, 0, left inner circle, right inner circle, vertical line, horizontal line. Coordinate of the center of mass of the ink of the drawing is, तो -a, a. y कोऑर्डिनेट निकालना है. सवाल तो यही लग रहा है यार. m इंटू 0, m इंटू a माइनस a, 1 2 3 4 और 6 10, और क्या हो गया 6m. अरे यार 6m इंटू 0 है ना, तो a/10 आ गया. ये आंसर आ जाएगा a/10, ऑप्शन ए. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था. चल ठीक है, अगला सवाल. ये सिंगल चॉइस नहीं है, वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट. वन और मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट. ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको. मैं स्क्रीन से अभी हट जाता हूं. लीजिए. ठीक है, चल यार, तो पॉज करके मुझे लगता है आप सभी ने सॉल्व किया होगा. पहले इस सवाल को ट्राई करना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं. ठीक है, चल यार, अब पहले सवाल को पढ़ लेते हैं. क्या बोल रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, एक कैपिटल M का मास है, हैज अ सर्कुलर कट विद अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन. सर्कुलर कट है. ठीक है, यहां पर बेसिकली इस तरीके का आपका ब्लॉक है और यहां पर इस तरीके का सर्कुलर कट है. ठीक है, चल यार. द ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड टेबल. ठीक है, ये यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है. तो मतलब अगर मैं आपको डायग्राम बना करके यहां पर दिखाऊं, तो एक इस तरीके का हमारे पास ब्लॉक है. ठीक है, चल यार. और ये जो ब्लॉक है एक फिक्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है. चल ठीक है, अब क्या बोला है इसके बाद? ब्लॉक का मास कैपिटल M है. इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एट x इक्वल्स टू 0. ठीक है, राइट एज जो है वो x इक्वल्स टू 0 पर है. कैपिटल M इसका मास है, तो राइट एज जो है दिस इज एट x इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसका मास है कैपिटल M. चल ठीक है, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स टू द टेबल. टेबल के साथ. ठीक है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहां दिखा रखे हैं. अ पॉइंट मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ एज शोन एंड इट स्लाइड्स डाउन. एक दूसरा मास है. ठीक है, एक दूसरा मास है यहां पर स्मॉल m. इस मास को मैंने यहां पर रखा हुआ है और ये मास यहां से नीचे आकर के स्लाइड डाउन कर रहा है. ठीक है, और क्या है? आर रेडियस दे रखी है मुझे. ठीक है, when the mass loses contact with the block, its position is x and its velocity is v. At that instant which of the following options is are correct? तो जब ये वाला मास आगे आएगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब नोटिस कीजिएगा, ये वाली रेडियस आपको r दे रखी है, ये वाली रेडियस भी आपको r दे रखी है. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो ब्रह्मास्त्र बताया था, सेम उसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल आपको इस सवाल के लिए भी करना है. क्या करेंगे? मैंने कहा ये वाला मास कहां आना चाह रहा है? नीचे आना चाह रहा है. तो जो काम ये करना चाह रहा है, ये वाला ब्लॉक जो काम करना चाह रहा है, रायता फैलाना चाह रहा है ना, मैंने कहा इसको फैलाने दो. ठीक है, तो अगर ये वाला मास यहां पर आ जाता है तो क्या होगा? चल, ये हमारा ओरिजिनल सवाल था. तो अगर ये वाला मास, ठीक है, ये आपका मास नीचे आना चाहता है, मैंने कहा ठीक है आ जाने दो, उसमें क्या टेंशन है.
चलो ठीक है, तो ये मास यहां पर आएगा। अच्छा, अगर ये मास m मास यहां पर आया, इसके पास वेलोसिटी, सवाल में क्या बोला है, इसके पास वेलोसिटी है v। ठीक है, मैंने कहा अब सवाल में ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन है। तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास इज v इज इक्वल्स टू दिस, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल M इज दिस, पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास इज x इक्वल्स टू दिस, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M इज दिस। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास इज, चल अब देख, मुझे बेसिकली क्या बताना है, मुझे बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस वाले मास का कोऑर्डिनेट कितना है, ऐसी सारी चीजें बतानी है। मैंने कहा देख, सबसे पहले क्या है, ये स्मॉल मास m क्या है, आगे आया है, तो इस स्मॉल मास m के आगे आने की वजह से कुछ रायता फैला या नहीं फैला? हाँ सर बिल्कुल फैला। कितना, ये आगे कितना मोमेंट लेकर के आया, m इंटू आर आगे लेकर के आया। देख, m मास अगर r डिस्टेंस आगे आया तो ये m इंटू आर मोमेंट को आगे लेकर के चला गया। मैंने कहा कर लिया तूने अपनी मन की? इसने बोला हाँ कर लिया। अब मैंने कहा इसको इससे बांध दो। बांधने का मतलब क्या है, इसके फ्रेम में अभी आगे ना जाए। अब मैंने कहा जितना रायता इसने फैलाया है, अब इस पूरे सिस्टम को पकड़ करके क्या करो, उतना ही डिस्टेंस आप पीछे कर दो, कुछ x डिस्टेंस में पीछे ले गया। समझ में आ रही है बात? सो दैट इसने जितना, अरे क्या हुआ भाई, चल जितना रायता इसने आगे फैलाया, मतलब क्या, ये यहां पे जाना चाह रहा था। ठीक है, मैंने कहा चला गया, तो इसने कहा इसे m इंटू आर आगे लेके गया। अब मैंने कहा सब कुछ पीछे भेज दो, इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स। तो x कितना आ गया, कैपिटल M स्मॉल m आर डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। मुझे पता है माइनस में आएगा क्योंकि पीछे गया है। ठीक है, तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट ये आ गया। चल पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है, x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस स्मॉल m आर डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आया। ठीक है, चल दूसरी चीज, अब मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने कहा यार वेलोसिटी अगर निकालनी है, इसके पास v वेलोसिटी है, लेट अस से इसके पास कुछ v1 वेलोसिटी है, या कुछ कैपिटल v बोल देता हूं। ठीक है, शायद सवाल में कैपिटल v यूज किया है ना। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज कैपिटल है v। ठीक है, चल यार, तो मैंने कहा देख, इनिशियली क्या इस सिस्टम के पास कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम था? कोई मोमेंटम नहीं था। तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि स्मॉल एम वी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। ठीक है, तो ये मोमेंटम का रिलेशन समझ में आ गया। जितना मोमेंटम ये राइट में लेकर जाएगा, उतना ही मोमेंटम इसको लेफ्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। अब तीसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर ग्रेविटी ने काम किया, केवल अकेला ग्रेविटी काम करने वाला है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, केवल mg ही एक काम करेगा, तो mg ने कितना काम किया, mg इंटू कैपिटल R। नॉर्मल रिएक्शन कोई काम नहीं, ओवरऑल कोई काम नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इस पर नेगेटिव काम करेगा। देखना, नॉर्मल रिएक्शन इंडिविजुअली वर्क करेगा। क्यों? इसकी काइनेटिक एनर्जी छीन के इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना। देख, नॉर्मल रिएक्शन लगातार इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन काम तो करेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ओवरऑल टोटल कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में डैमेज तो कुछ हुआ नहीं, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन में कोई ओवरऑल काम नहीं आएगा। चल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ कैपिटल M कैपिटल V का स्क्वायर हाफ स्मॉल m v स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। ठीक है, कैपिटल M v के आप वैल्यू छाप दो। क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास स्मॉल m की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी कैपिटल M की वेलोसिटी निकालनी है। अब दोनों चाहो निकाल लो, स्मॉल mgr 1/2 कॉमन ले लूं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, कैपिटल V को लिख देता हूं स्मॉल mv बाई कैपिटल M। ठीक है, तो स्मॉल mv बाई कैपिटल M का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 v स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, स्मॉल m स्क्वायर बाई कैपिटल M। ठीक है, प्लस स्मॉल m।
एम जी कैपिटल आर, स्मॉल एम से स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, स्मॉल वी निकालना है, 2GR डिवाइडेड बाई, इसको इधर भेज दिया, 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, 2GR डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही आया, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट मास इज x इक्वल्स टू समथिंग, मुझे लगता तो नहीं x इतना ही होगा, सीधा सीधा मैं पोजीशन ऑफ पॉइंट मास निकाल सकता हूं, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है ऐसा होगा, अगर होगा तो पता नहीं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द कैपिटल ब्लॉक, अच्छा कैपिटल है, इस वाली की वेलोसिटी कैपिटल वी निकालना है, तो अगर आपको स्मॉल वी आ गया तो कैपिटल वी कितना हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू स्मॉल वी, 2GR 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम की पावर 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा, तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम का और मल्टीप्लाई होगा, तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम ये अंडर रूट 2GR, ये आंसर तो नहीं होने वाला, ठीक है। चल, अब पोजीशन ऑफ पॉइंट मास इज x इक्वल्स टू √2, क्या √2 टाइप का दिखेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट मास, ठीक है। इस वाले पॉइंट मास की पोजीशन बतानी है, तो मैंने कहा यार जितना ये, अब देखना ये तो x ही आया ना, सीधा सीधा सेम ही आंसर आया, तो ये भी नहीं होगा, पॉइंट मास की पोजीशन तो x ही है ना, नहीं तो ये भी नहीं है। जब x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास ये पता चल गया तो वो सेम वही तो उसका भी होगा, ठीक है। चल, आंसर आ गए A और B। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए इसको। चल भाई, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहां पर, टू बॉल्स हैविंग लीनियर मोमेंटा पी आई कैप, पहली बॉल का लीनियर मोमेंटम कितना है पी आई कैप, दूसरी बॉल का P2 क्या है माइनस पी आई कैप, ठीक है। अंडरगो कॉलिजन इन फ्री स्पेस, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, लेट P1 P2 बे देयर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट अलाउड, ध्यान से पढ़ना, इनमें से कौन से ऑप्शंस अलाउड नहीं है फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ P, A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2, ठीक है। ये कुछ आपके वैल्यू दे रखे, इनमें से कौन से ऑप्शन फॉर नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, मतलब A1 A2 B1 B2 ये सब जीरो नहीं हो सकते हैं, इनमें से कौन से ऑप्शंस अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा देख, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम क्या दे रखा है, ठीक है, एक बॉल है जो कि राइट में जा रही है, इसके पास मोमेंटम है P, एक बॉल है जो लेफ्ट में जा रही है, इसके पास मोमेंटम क्या है माइनस P, प्लस पी आई कैप माइनस पी आई कैप, ठीक है। अब मैंने कहा टकराने के बाद एक बॉल A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप से जा सकती है, इसका मोमेंटम ये हो सकता है, A1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, अरे भाई के कैप में पहले कोई मोमेंटम था इसमें, क्या इस सिस्टम के पास पहले कोई भी मोमेंटम था, नहीं था, नेट मोमेंटम क्या था जीरो, तो यहां पर भी तो जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहां पर के कैप आ गया, यहां के कैप आ गया और यहां के कैप नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अलाउड, और हमें नॉट अलाउड ही ढूंढना है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। चल, अगला क्या है, P1 C1 के कैप है, P2 C2 के कैप, हाँ ये तो हो सकता है, इसके पास पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है। मुझे ये थोड़ी बोला C1 C2 बराबर है, बराबर नहीं है, हो भी सकते हैं। चल, A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, A1 आई कैप B2 जे कैप माइनस C1 के कैप, अगर A1 B1 A1 आई कैप प्लस A1 आई कैप, एक मिनट, B1 जे कैप B2 जे कैप, ये तो खत्म हो गए, ये दोनों आपस में मर गए, ठीक है। C1 के कैप माइनस C1 के कैप, ये भी खत्म हो गया। A1 आई कैप आई कैप में इसके पास दो हो गए, तो ये भी नॉट अलाउड है, नेट पहले आई कैप में मोमेंटम क्या था जीरो, तो इसका मतलब ये भी आंसर सही है, ठीक है। ये भी गड़बड़ हो गया ना। चल, C1 के कैप C2 के कैप हो सकता है काट दें, A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, A1 आई कैप B2 जे कैप माइनस C1 के कैप, ये तो सेम ही हो गया ना। अरे यार टाइपिंग मिस्टेक हुई है कुछ, ये भी नॉट अलाउड हो जाएगा फिर, ठीक है, ये भी नॉट अलाउड है फिर तो। चल, सेम ही ऑप्शन हो गए तो कोई मतलब ही नहीं है। चल यार, अगला सवाल देख, सॉल्व कर इसको, ट्राई कर पहले, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। चल, तो मैं ट्राई करूं, तब तक वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद फिर अब यहां से सॉल्यूशन देखना।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां पर, अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल। एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको हमने एक पतली सी लेयर ऑफ ऑयल से कवर किया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 0.4 kg इज एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका मास 0.1 kg है, ये इस ऑयल की लेयर पर रेस्ट पर है। ठीक है, An impulse of 1 Newton second is applied on the block at time t is equals to 0। इस पर मैंने एक पीछे से लात मारी, कितने की इंपल्स दी है, 1 न्यूटन सेकंड की। ठीक है, so that it starts moving on the x axis with velocity। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, यहां पर जितनी वेलोसिटी से ये वाला ब्लॉक जाएगा, ये वेलोसिटी दे रखी है v0 e की पावर माइनस t बाई पाई। ठीक है, और यहां पर बोला है v0 इज अ कांस्टेंट, स्मॉल t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर्स, ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल टो। ये यहां पर ये कैपिटल टो ही होगा जहां तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, कैपिटल टो, पाई नहीं है। चल, और ये बोल रहा है टॉ इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें सवाल में ये दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा, अगर हमें ये बताना है, मैंने कहा देख, चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे किसकी कोई भी वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो v0 ही होगी। मतलब क्या, अगर मैंने यहां पर t इज इक्वल्स टू 0 रखा, देख अगर मैं यहां पर t 0 छाप दूं, तो t 0 छापने पर e की पावर 0, ये क्या बना, v एट t इज इक्वल्स टू 0 इज v0, और v0 यही वेलोसिटी है, और v0 किसके बराबर होगा, इंपल्स से निकाल लूंगा। तो मैंने कहा इनिशियली इंपल्स कितना दिया है, j इज इक्वल्स टू m इंटू v0। इंपल्स कितने का दिया है 1 न्यूटन सेकंड का, तो 1 मास कितना दिया है 0.4 kg, 0.4 v0, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई 0.4 10/4। तो इसका मतलब v0 आ गया आपका 10/4 यानी कि 2.5। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक निकालना है। चल, अब मैंने कहा अगर v0 आ गया 2.5, तो v इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 2.5 e की पावर माइनस t बाई 4। ठीक है, ये कुछ हमारी वेलोसिटी आ गई। अब अगर मुझे वेलोसिटी पता चल गई, तो बेसिकली इस पर पता है सवाल क्या था, सवाल बस यही था कि आप v0 निकाल दो। अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। मैंने कहा यार वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, dx बाई dt, 2.5 e की पावर माइनस t बाई 4। तो x क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 2.5 e की पावर माइनस t बाई 4 dt। इंटीग्रेशन कर दो, t0 पर x 0 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है t0 पर x 0, किसी भी t पर कब निकालना है, टॉप पर निकालना है, मतलब 4 पर निकालना है, x बताना है। तो 2.5 e की पावर माइनस t बाई 4 का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t बाई 4 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट माइनस 1/4, 0 से लेकर के 4। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 4, ये हो गया आपका 10। ठीक है, माइनस है यहां पर, तो माइनस है, इसका मतलब लिमिट पलट दूं, तो पहले 0 रख दूं, e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 1, तो ये हो गया 10, 1 माइनस 0.37, तो 0.63 हो जाएगा, 6.3 कुछ हो जाएगा। ठीक है, आंसर कुछ 6 का आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर्स इज 0.37, 0.6, हाँ ठीक है। चल भाई, तो 0.63 के आसपास आ जाएगा, 6.3, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका सवाल का लॉजिक ये था। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए इसको। चल यार, तो क्या बोल रहा है यहां पर, अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड u। m मास का पार्टिकल है, इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है स्पीड u पर एट ए एंगल a, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट एट एंगल अल्फा, ऑप्शन में सब में अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा पर किया है। ठीक है,
ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर इट मेक्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन करता है विथ अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल, दूसरे आइडेंटिकल पार्टिकल से, ठीक है, विच वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ सेम इनिशियल स्पीड यू नॉट, सेम इनिशियल स्पीड से फेंका है, ये भी यू नॉट से ही फेंका है, फिर ये भी यू नॉट से फेंका है, ठीक है। एंगल of the composite system makes with the horizontal immediately after collision। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको यहां पर दोबारा से डायग्राम के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, यहां से किसी एक जगह से मैंने एक पार्टिकल को यू नॉट स्पीड से हवा में थ्रो किया है, ठीक है। तो पार्टिकल की स्पीड कितनी है, यू नॉट, कितने एंगल पर फेंका है, अल्फा पर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मास क्या है, m है। अब जब ये वाला पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है ट्रेजेक्ट्री में, जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये वाला पार्टिकल एक कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन करता है। मैंने कहा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इस वाले पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो जाएगी यू नॉट का कॉस अल्फा। जो वेलोसिटी यहां पर है सिर्फ यही वेलोसिटी बचेगी, ठीक है। चलो यार, अब ये क्या कर रहा है, इट मेक्स अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन विथ अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल, एक दूसरा पार्टिकल है विच वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड यू नॉट। अब दूसरा पार्टिकल, एक दूसरा आइडेंटिकल पार्टिकल, इस दूसरे पार्टिकल को मैंने यहां से, देखो ये इनिशियल कंडीशन बता रहा हूं, यहां से मैंने वर्टिकली हवा में फेंका था और इसकी स्पीड भी यू नॉट ही थी और ये हाईएस्ट पॉइंट पर टकरा रहा है। मैंने कहा यार जब ये वाला पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। अब देख, इसके पास जो स्पीड होगी, मैं किसी दूसरे पेन से बना देता हूं, ये वाला, ठीक है, तो इसके पास फाइनल स्पीड लेटेस्ट से v है और अब ये दोनों क्या कर गए, आपस में चिपक गए और जैसे ही ये चिपकने के बाद क्या होगा, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन किया है इन दोनों ने, ठीक है, तो कहीं रिजल्टेंट डायरेक्शन में ये मूव करने लगे। तो आपको वो एंगल निकालना है किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। तो बस कहानी अब क्या आ गई, अब कहानी आपको ये है कि आपको ये v निकालना है, बाकी तो आपका सब कुछ कर ही लोगे, ठीक है। चल, तो मैंने कहा सबसे पहले v निकालना है, मास m, दोनों का पास मास सेम है, तो अगर इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, ये मास क्या हो गया है, 2m हो गया है, ठीक है। अब जरा देखना, मैंने कहा यार h हाइट अगर ये है, अगर ये h हाइट है, तो h हाइट जाने के बाद इसके पास वेलोसिटी, इस बार इसकी हाइट वर्टिकली फेंका है तो वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है। तो v विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, यू नॉट स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट, ये हो जाएगा। और हाइट क्या होती है, h इज यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू छाप दूं तो v हमारा कितना आ गया, अंडर रूट यू नॉट स्क्वायर माइनस 2g, h क्या है, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। 2g से 2g कट गया तो यू नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये कितना आ गया, यू नॉट बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो यू नॉट कॉस थीटा बन गया यार। अब जरा देखना फाइनल स्पीड, ये आपकी कितनी आ गई, यू नॉट कॉस थीटा, ये भी क्या है, यू नॉट कॉस थीटा। अच्छा, अगर कॉस थीटा या कॉस अल्फा जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थीटा से सॉल्व कर दिया। अगर दोनों ही वेलोसिटी यू नॉट कॉस अल्फा है तो इसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, अगर दोनों ही वेलोसिटी यू नॉट कॉस अल्फा है तो ये हो जाएगी यू नॉट कॉस अल्फा बाई 2 और ये भी हो जाएगी यू नॉट कॉस अल्फा बाई 2 और ये दोनों किस डायरेक्शन में जाएंगे, अब इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन कहाँ होगी, 45 डिग्री पर होगी,
ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 45 डिग्री, सीधा सीधा 45 डिग्री पाई बाई 4। एंगल ऑफ द कॉम्पोजिट सिस्टम पूछा है भाई, मास डबल हो गया तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आधी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आधी, और अब रिजल्टेंट सिंस एक्स और वाई की वेलोसिटी दोनों सेम है तो टेन थीटा, सीधा सीधा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, चल भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए। दो 2011 का सवाल है, क्या बोल रहा है? बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर्स, 5 मीटर हाइट पर ये रेस्ट कर रहा है, इसकी मास दे रखा है 0.2 kg। A bullet of mass 0.01 kg traveling with velocity v meter per second in horizontal direction hits the center of ball, ठीक है, आफ्टर द कॉलिजन बॉल एंड बुलेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, मान लिया द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स, बुलेट 100 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। चल यार, अगर ये 5 मीटर है, देख एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो कि यहां पर रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है, और कितनी हाइट पर रखी है? 5 मीटर हाइट पर रखी हुई है। एक बुलेट है जो कि क्या करती है, आती है पीछे से, v वेलोसिटी से आती है और इससे टकरा करके इंडिपेंडेंटली निकल जाती है। टकराने के बाद ये वाली जो बॉल है ये कुछ यहां पर जाके गिरती है, और ये वाली जो बुलेट है, ये वाली जो बुलेट है ये आपकी यहां जाकर के गिरती है। ठीक है, दोनों की मुझे रेंज दे रखी है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड 20 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड बुलेट 100 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ द पोस्ट, यानी कि ये बॉल यहां से 20 मीटर दूर जाके गिरती है और बुलेट यहां से 100 मीटर दूर जाकर के लैंड करती है। मैंने कहा जो भी हो, लेकिन ये दोनों की दोनों कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले केस हैं। अगर दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हैं तो क्या में टाइम भी दोनों का सेम होगा? तो टाइम क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में? √2h/g। 5 मीटर से गिर रहा है तो 1 सेकंड लगेगा गिरने में, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा गिरने में। और अगर 1 सेकंड गिरने में लग रहा है तो इसका मतलब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैंने कहा रेंज दिया है, तो रेंज किसके बराबर होता है? रेंज होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब रेंज 20 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता नहीं, या v1 बोल दूं इसकी, ठीक है, और टाइम क्या है? 1 सेकंड, तो v1 आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी मैंने बोल दिया टकराने के बाद की है v2, टकराने से पहले की वेलोसिटी जो भी थी वो v थी, दिस इज बिफोर कॉलिजन, ठीक है। अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 है, सेम वही चीज फिर से लगा दूं, ठीक है, तो रेंज किसके बराबर होगा? अगर मैं कहूं ये वाला रेंज क्या हो जाएगा, तो 100 मीटर इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी, ठीक है, 1 सेकंड इसका ही लगा, तो v2 कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकंड। आपको इसका वेलोसिटी पता चल गया, इसकी वेलोसिटी पता चल गई, तो आपसे v पूछा है। मैंने कहा यार मोमेंटम कंजर्वेशन करके v निकाल सकता हूं, यही तो बोला है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए मासेस दे रखे हैं, 0.2 kg है और 0.01 kg है। इसका मास है 0.2 kg, इसका मास है 0.01 kg। तो मैंने कहा यार जो मोमेंटम इन दोनों के पास आया है वो कहां से आया है? वो इस वाली बुलेट से ही आया है। तो स्मॉल m 0.01 इंटू इसका मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू इसकी वेलोसिटी यानी कि 20 प्लस 0.01 इंटू 100, ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म, तो 1 बचा, ये हो गया 4 प्लस 1 0.01 v, 5 डिवाइडेड बाई 0.01, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 500 मीटर पर सेकेंड। चल ऑप्शन डी क्लियर है। चल चल यार
अगला सवाल देखना भाई क्या बोल रहा है यहां पर। तो बोला हुआ है कि अ पॉइंट मास 1 kg कोलाइड्स इलास्टिकली, एक पॉइंट मास है 1 किलो का, ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है स्टेशनरी मास जो कि 5 किलो का है। आफ्टर देयर कॉलिजन 1 kg मास रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर द सिस्टम ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। 1 kg का मास है, ठीक है, ये इलास्टिकली टकरा रहा है स्टेशनरी मास से विच इज 5 kg, ठीक है। 1 kg का मास स्टेशनरी मास से टकराता है, टकराने के बाद 1 kg का मास रिवर्स कर लेता है अपनी डायरेक्शन और 2 मीटर पर सेकंड से वापस चला जाता है। 1 kg का मास टकराने के बाद 2 मीटर पर सेकंड से वापस जा रहा है। 5 kg का मास आगे की ओर कुछ जाएगा, मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी से निकाल सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल लिख देता हूं v, यहां पे वेलोसिटी लिखता हूं v0, ठीक है। ये अभी कंडीशन थी, इलास्टिक कॉलिजन है। अब क्या बोल रहा है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इतना, मोमेंटम ऑफ मास आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें ऑप्शन में दे रखी हैं। सबसे पहली चीज, जब पहला मास दूसरे मास से टकरा रहा है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन के बराबर है। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो मैंने कहा यहां पर क्या हो जाएगा। अच्छा देख, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, लेट अस से v0, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या होना चाहिए, v0 होना चाहिए। अगर ये 2 से जा रहा है तो मैंने कहा ये v है, तो वेलोसिटी ऑफ e की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v प्लस 2, अप्रोच क्या है, v0 है, तो v इज इक्वल्स टू v0 माइनस 2, इसकी वेलोसिटी पता चल गई, v0 माइनस 2 है। अब मोमेंटम कंजर्व क्या कर दूं, अब मैंने कहा यार मोमेंटम कंजर्व कर दूं, ठीक है, तो v0 1 इंटू v0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू v0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू v0 1 इंटू 2, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो v0 इज इक्वल्स टू 5 v0 माइनस 10 माइनस 2, तो 5 v0 माइनस v0 यानी कि 4 v0 इज इक्वल्स टू 12, तो v0 की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये पता चल गया ये 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो 3 माइनस 2 1 मीटर पर सेकंड से ये हो गया, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m इंटू v0 3 kg मीटर पर सेकंड, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही वाले ही निकालने हैं, इज आर करेक्ट, ठीक है। चल भाई सही वाले ही निकालने थे, तो मैंने कहा टोटल मोमेंटम क्या आ गया 3 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम ऑफ मास आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम ऑफ मास कौन सा वाला, इसका तो 1 इंटू 2 है, इसका क्या है 5 है, किसी भी मास का 4 नहीं है, तो ये कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बोला सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बोल सकता है ये, ठीक है। तो अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 4 और 9, ठीक है। फाइनली क्या है 9/2 4.5 हो गई, और क्या है यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक हालांकि सेम ही होनी चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 प्लस 2.5 4.5 ही है। काइनेटिक एनर्जी 4.5 है टोटल, क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी 4 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, इसका मतलब बोलना चाह रहा है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं, तो देख भाई अगर ये कितने से जा रहा है 3 से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कितने से मूव करेगा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 6, तो 1/2 से मूव करेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की अगर बोलना चाह रहा है हाफ m, टोटल मास क्या है 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 3/4 0.75 आ गई, ये सही लग रहा है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी।
होमवर्क मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लीजिएगा, मॉड्यूल लेवल 3 और 4, ठीक है। अगर मॉड्यूल है तो, अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो उस केस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और जहां से आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू की भी टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ में आप इनफाइनाइट प्रैक्टिस है जो पीडब्ल्यू की, वहां पर भी आप क्वेश्चंस का लेवल सेलेक्ट करके ऑनलाइन में अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूरी है क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।